कश्मीर की वादियों से आपको मेरा सलाम। आपको लग रहा होगा और लग रहा था कि अगर मैं कश्मीर आ गया हूं तो शायद आपको अपडेट न दे पाऊं, लेकिन मैं और मेरी टीम आपके लिए सदैव तत्पर हैं और आपको खबर देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। आइए मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है और हो रहा है उसकी चंद ताज़ा खबर आपको हम बताते हैं। हज़रात मोहतरम, अब सीरिया के बाद ईरान का नंबर है। आपको मालूम है कि रेबल्स का साथ इजराइल ने दिया और अब रेबल्स का वक्त आ गया है कि वो इजराइल का साथ दें। शायद इसी वजह से दोनों के बीच ये डील हुई थी कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करना। सीरिया के तमाम इलाकों पर, ख़ास करके बॉर्डर के इलाकों पर पूरी तरह से इजराइल ने कब्ज़ा किया। रेबल्स की इतनी औकात न हुई कि वो उन्हें कुछ बोल सके और रोक सके। हजरात, जैसा कि आप मीडिया में देख रहे हैं और ख़ासकर गोदी मीडिया में ये तक बता दिया गया है, जो मैंने परसों बताया था, गोदी मीडिया अब बता रहा है कि सीरिया की नौसेना और सेना के तमाम ताकत को इजराइल ने अपने ऑपरेशन के ज़रिए बेकार कर दिया है, फेल कर दिया है। सीरिया की सेना तबाह कर दी है। वहीं अब दोस्तों एक बड़ी खबर ये आई है जो असलियत है, औकात है इन रेबल्स की। बताना चाहूँगा कि जब रेबल्स से सवाल किया गया कि इजराइल पूरे सीरिया में घुसा हुआ है और आपके इलाकों पर इस वक्त लगातार वो बमबारी कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। These are the steps we are working on. It is still too early to talk about the details of how that government will be formed. Now we have to focus on reactivating Syria's institutions. Can I get your reaction to these Israeli airstrikes? We've had over 300 now. Our priority is to restore security and services, to revive civilian life in institutions and care for newly liberated cities. There are many urgent parts of day-to-day life to restore: bakeries, electricity, water, communications. So our priority is to provide those services to the people. I understand. देखा आपने, पत्रकारों को और लोगों को अब ये जवाब देने से कतरा रहे हैं। इजराइल पूरे इलाके में कब्जा कर रहा है और सीरिया के इलाकों पर बमबारी कर रहा है। इसका कोई जवाब रेबल्स और रेबल्स के चाहने वालों के पास नहीं है। अब मेरे दोस्तों सब साफ हो गया है कि ये जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है ईरान को कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। और अगर ये सब ईरान के लिए हो रहा है तो एकदम मतलब साफ है कि अल-यहूद से पूरी दुनिया डरती है, सिवाय एक के जिसका नाम है ईरान। हजरात, बता दूं कि अब इन रेबल्स की मदद से सीरिया पर कब्ज़ा करने के बाद अब इजराइल की तैयारी हो रही है कि वो सीरिया की सरजमीन पर खड़े होकर ईरान को तबाह कर दे। अब ये प्रूफ देखिए आपकी स्क्रीन पर, इजराइल की सेना ड्रिल शुरू कर चुकी है सीरिया की सरजमीन के बाद। अब वहीं से ईरान पर न्यूक्लियर जो उसका प्लान है ख़राब करने की तैयारी कर चुकी है, न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि ईरान पर बड़े हमले की संभावनाएं हो चुकी हैं। इजराइल रेबल्स की मदद से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों कोई भी रेबल्स के बारे में जो अच्छा कह रहा है, जो नकली मुसलमान हैं, जो बड़े खुश हैं, वो इसलिए खुश हैं और उस खुशी में हम भी शामिल हैं कि बशर अल असद ने अपनी हैवानियत से जिन मासूमों को कैदी बनाकर रखा था वो आज़ाद हो गए हैं। हम इसके लिए खुश हैं। लेकिन इजराइल सीरिया में आ चुका है और अब वो इस्लाम के मजबूत, मुसलमानों के मजबूत बाजू ईरान का गला घोटेगा। इस चीज़ के लिए किसी को भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हजरात, सीरिया के अंदर एक बार फिर से दिखाऊंगा, सीरिया के अंदर इजराइल खौफनाक बमबारी कर रहा है। साथ ही सीरिया के नए इलाकों पर भी इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बेकाबू हैं। आइए ताज़ा मंजर मैं आपको सीरिया के दिखाता हूं, जहां इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और वो बमबारी कर रहा है। पहले आप सीरिया की तबाही की तस्वीर देखेंगे जिसमें इजराइल बमबारी कर रहा है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि पूरे सीरिया में इजराइल की फ़ौज तैनात है।
דבר אחד כאן מאוד בולט, וזה התשתיות שצה"ל כבר הביא לתוך המרחב. תראו כאן, אנרגיה, סולר. דבר אחד כאן מאוד בולט, וזה התשתיות שצה"ל כבר הביא לתוך המרחב. תראו כאן, אנרגיה, סולר, מכליות, מכולות, כולל מקלחות, שירותים, מטבח, כל מה שצריך. זה מעיד בעיקר על דבר אחד, שצה"ל נערך להישאר כאן למשך תקופה לא ידועה. לא יודעים עדיין כמה זמן יהיו כאן, אבל נערכים לשהייה ממושכת. דבר אחד כאן מאוד בולט, וזה התשתיות שצה"ל כבר הביא לתוך המרחב. תראו כאן, אנרגיה, סולר, מכליות, מכולות, כולל מקלחות, שירותים, מטבח, כל מה שצריך. זה מעיד בעיקר על דבר אחד, שצה"ל נערך להישאר כאן למשך תקופה לא ידועה. לא יודעים עדיין כמה זמן יהיו כאן, אבל נערכים לשהייה ממושכת. अल्लाह अकबर आपने देखा, लेकिन इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ झटुल्ले जो नाम के मुसलमान हैं वो रेबल्स जिंदाबाद। वो याद रखिएगा हजरात, मोहब्बत करने वाले, दीन से मोहब्बत करने वाले लोगों से मेरी अपील है कि इनको मुसलमान ना समझें। जी हाँ, जिनका नाम W से, जिनकी कास्ट W से शुरू होती है और I पर ख़त्म होती है। आज भी कई आलिम दीन से मेरी फ़ोन पर बात हुई जिन्होंने मुझे और कुछ चीज़ें नई नई बताई हैं, जो ये W से शुरू होने वाले और I पर ख़त्म होने वाले जो लोग, ये जो इसको आप एक कौम भी कह सकते हैं, जो कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सुन्नियों से भी नफ़रत करते हैं, शियों से तो भाई पूछिए ही मत। बच चले तो ये अपने हाथों से एक एक शिया समुदाय के मुसलमानों का गर्दन रेत दें, जैसा कि आप पाकिस्तान में देख ही रहे हैं। हजरात, आपकी स्क्रीन पर देखिए, उन रेबल्स को हीरो मानने वाले कुत्ते नुमा लोग इस पर खामोश हैं। सीरिया के पास इजराइल से ज़्यादा युद्धपोत थे, ये रिकॉर्ड देख लिया, आंकड़े देख लीजिए। इजराइल ने सही मौका तलाश किया, इन रेबल्स का इस्तेमाल किया और इजराइल ने अब सीरिया की पूरी नौसेना ही ख़त्म कर दी। यानी इजराइल से ज़्यादा मजबूत नौसेना जो आर्मी थी, नौसेना समुद्री आर्मी, वो सीरिया की थी। सीरिया के पास एडवांस वॉरशिप भी थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने तमाम वॉरशिप सीरिया की ख़त्म कर दी हैं और तमाम हथियार बेकार कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके तथाकथित रेबल्स खामोश। मेरे दोस्तों, माउंट हरमून के इलाके पर, सीरिया का जो सबसे अहम इलाका है, वहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ज़रा ध्यान से देखिए, ये वो जगह है जहाँ से इजराइल जॉर्डन, लेबनान, सीरिया तो है ही, और इजराइल खुद अपने इलाकों पर नज़र रख सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर सीरिया के इजराइल ने कब्जा कर लिया है और फिर भी नाम निहाद नकली मुसलमान रेबल्स जिंदाबाद कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का पालतू NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पहुंचा हुआ है इजराइल में। उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की तो नेतन्याहू ने साफ तौर से कहा, जो हम कर रहे हैं वो हमारा अधिकार है, हमारा सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है, हम सही रास्ते पर हैं, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है, सही है, आतंकवाद का सफाया हम कर सकते हैं। इस बहाने से नेतन्याहू ने अपने आप को सही ठहराया और उधर अमेरिका के NSA ने भी इजराइल का ही साथ दिया। अमेरिका यानी कुत्ते के बच्चे की अब ये सोच है कि इजराइल किसी भी मुल्क पर हमला कर दे तो अमेरिका कहेगा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सीरिया ने इजराइल पर हमला नहीं किया, उल्टा ज़बरदस्ती एक तरफा हमला इजराइल ने सीरिया पर किया।
सेना तबाह कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। उसके बाद एक तरफा अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, यानी इजराइल कल को किसी भी मुल्क पर हमला करेगा बिना उसकी कोई गलती के, तब भी अमेरिका कहेगा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सुनिए अमेरिका की बेगरती वाला बयान। I would let Israel speak to its own operations. I think what you're referring to is the operations that they're conducting to eliminate what are threats to their security, which include, chemical weapons, missiles, rockets that were that the Assad regime controlled. They have legitimate security concerns. They have a right to self-defense. It is their own operations. अब इजराइल ने ये खुद सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसमें उसने दिखाया है कि सीरिया के वो तमाम फाइटर जेट को तबाह कर रहा है। अब मेरे दोस्तों ये सीरिया का मैप देखिए, अभी भी ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऊपर का जो पीले रंग का हिस्सा है वो कुर्द और अमेरिका के कंट्रोल में है। जो ग्रीन कलर का एरिया है वो रेबल्स के इलाके का मैप है जहाँ पर रेबल्स का कब्जा है। और कोने में आप अगर देख रहे हैं तो इजराइल जो नीले एरिया में नज़र आ रहा है वहाँ पर सीरिया में इजराइल के सेना का पूरी तरह से कब्जा है। हत्ता कि सच्चाई ये है कि पूरे सीरिया में इजराइल का ही कब्जा नज़र आ रहा है। वहीं कुत्ते की नस्ल तुर्की कुर्दोगलू उसने आधिकारिक बयान दिया और कहा 1974 इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इजराइल ने किया और सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए इजराइल ने यह सरासर गलत किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। इजराइल को तुरंत इस इलाके से बाहर होना चाहिए। ये वही तुर्की है जिस मदद से रेबल्स आतंकवादी अंदर घुसे और इसी बच्चे रजब तैयब एर्दोगान ने पूरे 1 साल से पूरी दुनिया के मुसलमानों को हुतिया बनाया। खुले मन से नेतन्याहू का विरोध किया, इजराइल का विरोध किया, उल्टा सीधा कहा, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल का साथ रजब तैयब एर्दोगान इस कुत्ते की नस्ल ने दिया। वहीं मेरे दोस्तों तुर्की के विदेश मंत्री और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ 2 बड़े अधिकारी इस वक्त सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचकर अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने साथी आतंकवादियों जिन्हें आप रेबल्स कहते हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। هو عم يسوق السيارة فيهم قال لنا عايد الدم هي السيارة الله أكبر يا ريتني بكرت। वहीं रेबल्स के लीडर का कहना, अल जिलानी जो है उनका कहना यह है जिस पर आपकी हंसी निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये जो जंग हमने जीती है, लड़ी है, वो हमने अपने दम पर लड़ी है। हमारे किसी भी देश ने मदद नहीं की है, किसी भी ग्रुप ने मदद नहीं की है। हमने अपने हथियारों से ये जंग लड़ी है और जीती है। जबकि आप उन तस्वीरों को अभी भूले ना होंगे जिसमें अमेरिका और इजराइल के ख़तरनाक एडवांस हथियार, तुर्की के ख़तरनाक बैरक्टर TB2 जैसे ड्रोन भी ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये सफाई फैल रहे हैं कि हमने अपने दम पर ये जंग जीती। अगर ये रेबल्स इतने मजबूत होते तो क्या गाज़ा में 1 लाख लोग अब तक मारे जाते? गाज़ा में अगर 1 लाख लोग मारे गए, इनके इतने ताकतवर होने पर भी, तो इनकी ताकत पे मैं मूतता हूँ।
किसी को बुरा लगे तो लगे भैया, यही सच्चाई है। रेबल्स अब बशर अल असद के घर के अंदर बाथरूम तक में घुस गए हैं। उनके जकूजी और उनके बाथरूम के अंदर और बाहर का व्यू दुनिया को दिखाया जा रहा है। امبلا شغله يا قدش. اوه شوف طريق الربوة، طريق الربوة كاشفة كلها. انا هون بكون مقطوع من البنزين وابن الحرام قاعد عم يتفرج علي. هاي بكره نسكو غرفة الجاكوزي، حمام بخار عفوا. ها لا طفي ما بدنا ما اموال دولة لك عمي. كمان هي الحمام. ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाबर ने कहा कि अगर हमारी वार्निंग को साहब यानी बशर अल असद सुन लेते तो आज उनकी सत्ता पलटी नहीं जाती और उनका आज इतना बुरा हाल न होता। हमने बशर अल असद को कई बार वार्निंग दी थी। हजरात मोहतरम, एक तस्वीर आई है मेरे साथ, आप इस तस्वीर को देखेंगे। ये देखिए, बशर अल असद का जो पर्सनल एडवाइज़र और उनकी मिलिट्री को भी ये जो है कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था, एक बड़ा सलाहकार था बशर अल असद का। अपनी जान बचाकर ये नाव के ज़रिए, बोट के ज़रिए कहीं फरार होता हुआ पाया है। ये वीडियो मिडिल ईस्ट में कल तक वायरल हो जाएगी। रेबल्स की इस सरकार ने तुर्की, जो सीरिया के लोग फरार हुए हैं, वहाँ उन लोगों की मदद के लिए और तुर्की के आसानी के लिए, ताकि तुर्की में सीरिया के लोग लंबे समय तक बसे न रहें, तो अब रेबल्स की गवर्नमेंट ने तुर्की से सीरिया तक की बस सर्विस शुरू कर दी है, ताकि इन बसों के ज़रिए सीरिया के लोगों को वापस लाया जा सके। उधर सीरिया के लोग पीकेके यानी कुर्दिश लोगों के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सीरिया की इस नई गवर्नमेंट ने सऊदी अरब, इराक, इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, इटली को शुक्रिया अदा किया है। कहा कि इतने बुरे वक्त में और सख्त वक्त में आपने हमारे मुल्क में अपनी एम्बेसी को बंद ना करके हम पर एहसान किया है, हम इसलिए आपका शुक्रगुजार हैं। हजरात मोहतरम, जो मुसलमान नाम के मुसलमान इस रेबल्स का साथ देते हुए बड़े खुश हो रहे हैं, इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ये खून के आंसू रोएंगे। ये गलत रास्ते पर हैं और ये सही का साथ नहीं बल्कि गलत का साथ दे रहे हैं। रेबल्स का साथ यहूदी सरकार दे रही है, अमेरिका की गवर्नमेंट दे रही है, तो ये लोग सही कैसे हो सकते हैं? अब आपको गाज़ा और फ़िलिस्तीन के अंदर CNN की एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पत्रकार याद होगी। चलिए मैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, जो लाइव ड्रामा करते हुए रिकॉर्ड हुई थी, लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान ये ज़मीन पर लेटकर चीख मचा रही थी कि हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट इजराइल के घरों और इलाकों में आकर गिर रहे हैं, यहाँ से एक व्यक्ति भी नहीं गुजर रहा है, यहूदी डरे हुए हैं, लोग घरों के अंदर छुपे हुए हैं। इस झूठ के दौरान जब ये ड्रामा और 50 रुपए की एक्टिंग करती हुई सड़क पर लेटी हुई थी, तो पीछे से आप देख सकते हैं कि लोग साइकिल से आ और जा रहे थे, यानी नरसंहार फिलिस्तीनियों का हो रहा था। लेकिन ये अपने चैनल से प्रोपेगेंडा कर रही थी कि नहीं, फिलिस्तीन नरसंहार कर रहा है इजराइल का और इजराइल के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। यही पत्रकार अब रेबल्स को सपोर्ट करने के लिए अब अमेरिका और इजराइल के इशारे पर ये देखिए पहुंची है सीरिया, और सीरिया की बशर अल असद की जेल में पहुंची है। मानते हैं कि बशर अल असद ने जितना बुरा कर सकता था वो उतना ही बुरा उसने किया, लेकिन जिस तरह से यहूदी सपोर्टर्स मीडिया इन रेबल्स का पक्ष रख रहे हैं और रेबल्स को सही साबित करने और उनको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात से ये बात साफ हो रही है कि इन रेबल्स का साथ देने में अमेरिका और इजराइल को बहुत फ़ायदा मिल रहा है
और रेबल्स भी इनको पूरा फायदा पहुंचा रहे हैं। नहले पे दहला रशिया ने कर दिया। खबर आ रही है कि रशिया रेबल्स की गवर्नमेंट से इस वक्त बात करते करते काफी करीब आ चुका है और वो यानी रेबल्स की गवर्नमेंट रूस के बेस को सीरिया के अंदर रहने दे सकती है। वहीं में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहतरीन बयान लंबे समय के बाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि सीरिया को क्या करना है, सीरिया को आगे कैसे बढ़ना है और सीरिया में क्या हो रहा है, हमें यानी अमेरिका को उससे मतलब नहीं रखना चाहिए और सीरिया के मसले से दूर रहना चाहिए। वहीं बशर अल असद की जेल से एक व्यक्ति आज़ाद हुआ। ये देखिए उनकी तस्वीर। इन्होंने बताया कि पिछले 18 साल से मुझे जेल में रखा गया, न मुझे सूरज दिखा न मुझे आसमान दिखा, ज़्यादातर मेरी आंख और हाथ बांध कर रखा जाता था। दोस्तों बशर अल असद ने भी तानाशाहों में अपना बड़ा नाम लिखवा लिया है। वहीं बड़ी खबर यह है कि पीकेके के ऊपर नॉर्थन सीरिया में तुर्की की फौज अभी भी हमले कर रही है। रेबल्स की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंटरनेशनल ग्रुप के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं कि सीरिया के अंदर जो केमिकल वेपन्स और केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं उनको सिक्योर करके बचाया जा सके और उनको सेफ रखा जा सके। वहीं में दोस्तों नई तस्वीर से पता चल रहा है कि रूस के रेबल्स बिल्कुल भी व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं करते। व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। हजरात, सीरिया मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए कश्मीर की वादियों से आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपको मालूम है ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना आसान होता है, लेकिन आप जब रास्ते में हों तो शूट करने की जगह, न्यूज़ निकालने के लिए इंटरनेट, एडिटिंग करने के लिए हैवी सेटअप, फिर उसमें एक लंबा समय, फिर उसके बाद अपलोड करने के लिए हाई फाई इंटरनेट, और जिस स्ट्रीट में श्रीनगर में प्रीपेड फ़ोन बंद हो जाते हैं और वाईफाई इतना स्पीड में नहीं मिलता है, ऐसे में आपके लिए इस तरह से काम करना हमारे लिए कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कश्मीर आने से पहले आपके इस भाई की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मैं जानकारी ये नहीं दूंगा कि क्या हुआ था तबीयत को, क्योंकि मेरे घर वालों को भी अभी नहीं पता है कि मेरे साथ आने से पहले क्या हुआ, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता तो शायद मैं इस वादी में ना होता। उम्मीद करूंगा कि हमारी इस मेहनत को आप समझेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। जय हिंद।